की न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं यूपी में बाबा। आज मैं ये क्यों कह रहा हूं? उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के परिणाम लगभग आ चुके हैं। कुछ परिणाम कुछ इलाकों के अभी शायद बाकी रह गए हों, लेकिन लगभग उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। और अगर 2017 से तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके मुकाबले ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये देखा जा रहा है, 30-40 सालों से तो हम देख ही रहे हैं कि जो शहरी इलाके हैं, जो नगर निगम हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा लगभग 30 सालों से उत्तर प्रदेश में रहा है, जब उसकी केंद्र या प्रदेश में सरकारें नहीं थी तब भी। तो ये माना जाता था कि निकायों का किंग भारतीय जनता पार्टी रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो शहरी ग्रामीण इलाके हैं, कस्बे हैं, वहाँ नगर पालिका और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ती थी। लेकिन इस बार जो ट्रेंड दिख रहा है, ग्रामीण इलाकों के जो मतदाता हैं, या यूँ कहें कि जो नगर पालिका और नगर पंचायतें जिनमें शहरी क्षेत्र बहुत कम है, कस्बाई इलाके हैं, कस्बाई जो क्षेत्र हैं, उन नगर पालिका और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, शानदार प्रदर्शन किया है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से लगभग 1.5 से 2.25 गुना का अंतर आया है पिछले 2017 के चुनाव के मुकाबले। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है नगर पालिका और नगर पंचायतों में। और अगर शहरी इलाकों में देखें तो पार्षद और सभासद, शहरी और नगर निकाय के जो इलाके देखें तो पार्षदों और सभासदों में भी अगर देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले लगभग 2 गुनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। इसकी 2-3 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह है कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे बड़े दल, मैं बड़े दल इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी की भी उत्तर प्रदेश में सरकारें रही हैं एक के बाद एक, और कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। विश्व में ये कहा जाता है कि अपने आप में उसका एक समय स्थान था। जैसे भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और देश में तमाम राज्यों में, केंद्र में उसकी सरकारें रही हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए आज एक अलग तरीके की खुशी उसे मिली है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी पटकनी कांग्रेस पार्टी ने दी और वहाँ पर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के परकच्चे उड़ गए। कुल मिलाकर अगर यूँ कहा जाए कि वहाँ बुरी तरह पराजित हुई कर्नाटक में। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद खबर, एक सुखद संदेश और संकेत, और कांग्रेस के लिए निराशा, बसपा के लिए निराशा, और समाजवादी पार्टी को भी एक तरीके से नए सिरे से सोचना होगा कि क्या उसकी रणनीति में कोई कमी रह गई, या योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की टीम और उनकी सरकार ने मेहनत ज़्यादा की। क्योंकि निकाय चुनावों में समाजवादी पार्टी के मुखिया दूसरे चरण में थोड़ा सक्रिय है, उससे पहले वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। और कांग्रेस पार्टी को तो लग रहा था कि उसके लिए कर्नाटक चुनाव जीवन मरण का चुनाव ऐसा लग रहा है, इसलिए उसके कोई बड़े नेता यहाँ कोई रणनीति बनाते नजर नहीं आए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नतीजों को लेकर तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने 17 में 11 जो मेयर उम्मीदवार थे वो मुस्लिम उतार दिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी 290 के अल्ले पल्ले मुसलमानों को सब टिकट दिए थे, उसमें सभासद, नगर पालिका का चेयरमैन, पार्षद। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इसका एक बहुत असर भी देखने को मिला है। और ये कहा गया है मुसलमानों के तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, उनको मैं देख रहा था, वो कई बुद्धिजीवी इस बात की पैरोकारी करते नजर आए सोशल मीडिया पर कि भाई एक विकल्प भाजपा भी है, तो क्या भाजपा को भी मुसलमान विकल्प मान रहा है? और अगर इस तरीके की स्थिति आई तो फिर जो अन्य दल हैं, विपक्ष है, उसको थोड़ा मुश्किलें आने वाली हैं। हालांकि कर्नाटक में एक कांग्रेस ने एक अद्भुत कॉम्बिनेशन बनाया है, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, एसटी, जो उसका परंपरागत वोट था, और उसी के दम पे प्रचंड जीत अर्जित की है। ये माना जा रहा है कि कर्नाटक का जो फार्मूला है, एक तो मुद्दों की राजनीति, वहाँ महंगाई, भ्रष्टाचार, और जो उनके 5 वादे हैं, जो गारंटी कार्ड है कि हम ये काम करेंगे, ये एक तरीके से ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया। वहाँ बजरंगबली और इस तरह के मुद्दे, बजरंगबली को आगे करके या मोदी जी कि अपमान, इस तरह के मुद्दे वहाँ नहीं चले। लेकिन इसके उलट अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने पूरा कैंपेन ही माफिया और दंगे, धर्म की राजनीति को लेकर उनकी टिप्पणियाँ, और माफिया, दंगे, कानून व्यवस्था, इसके इर्द गिर्द उन्होंने कैंपेन रखा। और ये भी कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें वो चिंता ना करें, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे वो पैसे देंगे।
तो इस तरह की परिस्थितियां, दो राज्य, अलग अलग तरीके से प्रयोग। वहां अगर कहा जाए तो जो डबल इंजन की बात हो रही थी, वहां एक इंजन फेल हो गया कर्नाटक में, और कांग्रेस वालों ने कहा कि इंजन फूंक गया, जल गया। और उत्तर प्रदेश में जिस ट्रिपल इंजन के लिए योगी आदित्यनाथ वोट मांग रहे थे, घूम घूम कर इस पूरी कैंपेन में वो कह रहे थे कि ट्रिपल इंजन के लिए वोट दो, ट्रिपल इंजन के लिए वोट दो। एक तरीका है, एक अंदाज था उनका। हालांकि ये ट्रिपल इंजन तो तब लग गया था जब पहला और दूसरा इंजन था ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का यहाँ प्रभावी होना, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो फैसले आए हैं, वो इस बात का द्योतक है कि अगर आपकी क्षेत्रीय छत्रप या जो राज्य का नेतृत्व है अगर वो मजबूत है, तो उत्तर प्रदेश के निकाय जैसे परिणाम आएंगे। और आपका राज्य का नेतृत्व तो मजबूत नहीं है, या आप उस राज्य के नेतृत्व को मजबूत नहीं करना चाहते, आप केवल केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको कर्नाटक जैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये दोनों राज्यों का थोड़ा सा घालमेल हमने आपको समझाया, क्योंकि आज दो तरीके के परिणाम आए और दोनों परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। कांग्रेस पार्टी को लेकर जो कर्नाटक का परिणाम है, उसको लेकर अभी 5 राज्यों की साल ही चुनाव है और फिर अगले साल लोकसभा का चुनाव है, तो उसको लेकर अलग अलग तरीके से चर्चाएं राजनीतिक क्षेत्र में हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये जो निकाय चुनाव का परिणाम भी, इसे मैं कतई इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई निकाय का चुनाव किसी लोकसभा का सेमीफाइनल हो सकता है, कोई परसेप्शन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। विधानसभा के मुद्दे बड़े अहम होते हैं, विधानसभा के मुद्दे बड़े अहम होते हैं, लेकिन उनको भी, क्या वो जिन लोगों ने विधानसभा में जिस पार्टी को चुना, क्या वो लोकसभा के चुनाव में उस पार्टी या उस नेता के नाम पर वोट देंगे? ये भी बड़े सवाल होते हैं, क्योंकि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने 3 राज्य जीते थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। उसके बाद 19 में उसे सीटें नहीं मिली, लोकसभा के सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन इस बार कुल मिलाकर परसेप्शन इसी तरीके का मीडिया में भी है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इतर मसला है, क्योंकि जो कर्नाटक में मुद्दे बनाए गए हैं वो महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा है, वहाँ सर्वाधिक वोट दिए गए इस बात पर, और भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा, जो जरूरतों जो आम आदमी की ज़रूरतों का मुद्दा रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके इतर जो यहाँ का विपक्ष था, कांग्रेस ने एक तरीके से वकवर दे दिया था, लेकिन बाकी जो समाजवादी पार्टी थी वो इस तरह का परसेप्शन नगर निकाय में नहीं बना पाई, और इसीलिए राष्ट्रीय मुद्दों के पिच पर भारतीय जनता पार्टी ने चौके छक्के लगाए और परिणाम आपके सामने हैं। इस प्रचंड जीत के बाद, जहां कांग्रेस की वहां प्रचंड जीत हुई कर्नाटक में, वहीं यूपी में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत, और उसके नायक योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उसी अंदाज में पहुंचे जैसे वो विधानसभा चुनाव के अंदाज में, विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आए थे। मुस्कुराते हुए योगी आदित्यनाथ आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय लखनऊ में पहुंचे, और उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। पहले 17 में 596 पे विजय प्राप्त की थी, और अब तक जो कुल परिणाम आए हैं 794 में से 438 भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है। पार्षदों में भी भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चलें कि पिछली बार की तुलना में दुगने पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नगर निगमों में जीत रहे हैं। ऐसे ही 1367 नगर पालिका परिषद के पार्षद हैं। विगत वर्ष 17 में 923 पार्षद भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। इस बार अभी तक 1300 यानी 5327 में से 1367 के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से 638 भारतीय जनता पार्टी अभी जीत चुकी है, और ये संख्या काफी ज्यादा आगे बढ़ने जा रही है। यानी पहले की तुलना में भारतीय जनता पार्टी लगभग दुगने से अधिक पार्षद इसमें भी जीतने जा रही है। ऐसे ही नगर पंचायतों में भी 7177 पार्षद चयन होने थे। विगत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 664 कुल पार्षद प्राप्त हुए थे। अब तक 2457 में से जो परिणाम आए हैं उनमें से 933 भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है, और अभी काफी बड़ी संख्या में परिणाम आने जा रहे हैं। ये मान के चले लगभग 4720 के परिणाम आने बाकी हैं। इसमें बहुतायत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये परिणाम जा रहे हैं। इस बार 17 नगर निगम
हो गए हैं। पिछली बार जब 2017 का चुनाव हुआ तो 16 नगर निगम थे, जिसमें 14 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर जीते थे और एक पर बहुजन समाज पार्टी का मेयर जीता था। इस बार एक नगर निगम बढ़ा और 17 नगर निगम हो गए। उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को कोई सीट नहीं मिली, पिछली बार भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने 17 के 17 नगर निगम जीते। समाजवादी पार्टी को पिछली बार भी कोई सीट नहीं थी, इस बार भी नहीं। बहुजन समाज पार्टी के मेयर 2 सीटों पर पिछली बार जीते थे, इस बार उसका भी खाता नहीं खुला। तो एक कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सारे के सारे नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया और मुझे लगता है शायद ये पहली बार हुआ होगा। मुझे याद नहीं पड़ता है कि इस तरह के सारे नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी या किसी एक दल का कब्जा रहा हो, ये पहली बार हुआ है। योगी आदित्यनाथ जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2017 के मुकाबले 17 में उनके पास ताज़ा ताज़ा नेतृत्व आया था, उसके मुकाबले जब वो 5 साल 6 साल सरकार चला चुके हैं तो आप देखिए निकाय के परिणाम 2 गुनी सीटें, चाहे वो सभासद की हो, पार्षदों की हो, नगर पंचायत, नगर पालिका और मेयर तो 100%, मतलब 100 के 100 नंबर पूरे वो जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। ये संकेत और संदेश कि उत्तर प्रदेश में उनसे बड़ा छत्रप है नहीं, और वो बीच बीच में ये बताते रहते हैं, जताते रहते हैं कि वो ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। हालांकि बहुत सारे उनके जो लोग हैं, उनकी पार्टी के ही लोग हैं, वो बीच बीच में उन्हें पिंच किया करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं और एक तरीके से जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की वो वाकई कहने की बात अलग है। ठीक है, आप विपक्ष निंदा कर सकता है, बहुत सारे मुद्दों पर घेर सकता है, लेकिन मेहनत और मुद्दों को कैसे रखना है, जनता को कैसे अपने अंदाज में समझाना है, ये योगी आदित्यनाथ बखूबी जानते हैं। और वो जो हमारा इस कार्यक्रम का टाइटल है ना, यूपी में बाबा, वो विधानसभा में भी कह चुके हैं कि यूपी में बाबा। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता अतार नईम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नईम साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। अरुण सिंह चंदेल, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता, आम आदमी पार्टी को भी बधाई कि कम से कम शुरुआत की है आम आदमी पार्टी ने और नगर निगमों की किंग कही जाती है। कुल मिलाकर दिल्ली में बहुत काम किया है और एक तरीके से एमसीडी को भी जीता है, ये भी बहुत बड़ी सफलता है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि और बेहतर करेगी, लेकिन शायद उतने परिणाम नज़र नहीं आए। उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले नवेद सिको साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका नवेद भाई। नवेद भाई आज दिन भर डिबेट कर करके थक गए होंगे, बहुत पक गए होंगे, छक गए होंगे, लेकिन अब हमने भी कुल मिलाकर आज इनको पकड़ी लिया कि आओ भाई कुछ तो कहना ही पड़ेगा। केसी जैन साहब बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही सरल सौम्य और अच्छे व्यक्ति हैं केसी जैन साहब, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार जैन साहब आपका। जैन साहब से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत बधाई भी आपको, उत्तर प्रदेश में आपने एक तरीके से परचम लहरा दिया, बिल्कुल झंडे गाड़ दिए, परकच्चे उड़ गए, या यूँ कहें कि बाबा का बुलडोजर चल गया विपक्ष पर। और नईम साहब को भी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार कि कर्नाटक में आपने भारतीय जनता पार्टी को ऐसी पटकनी दी है कि अब बस मंथन और चिंतन के अलावा कोई रास्ता वहाँ बचा नहीं है। दोनों नेताओं को बहुत शुभकामनाएं। और जैन साहब से मेरा ये प्रश्न है कि भाई ये विपक्ष ने एक तरीके से वॉकओवर दे दिया आपको, जैन साहब। देखिए, पहली बात तो आपके साथ साथ हम भी नईम साहब को, उनकी पार्टी को बधाई देते हैं। बहुत धन्यवाद। कर्नाटक में आपने जीत हासिल की, बहुत धन्यवाद जैन साहब। और जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, चाहे जो पार्टी हो। अच्छी बात। देखिए, आज के अलग अलग जगहों के अलग अलग परिणाम रहे, वो पंजाब के अलग रहे, उत्तर प्रदेश के अलग रहे, कर्नाटक के अलग रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो मेयर की सीटें हैं, जब 16 हुआ करती थी तब भी, अब 17 है, तब भी की एक भी सीट किसी के भी खाते में नहीं गई, बल्कि पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई हैं। ये चमत्कार और ये कार्य और ये मेहनत माननीय योगी जी ने जो मेहनत की और जो उन्होंने किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझा। एक एक हमने देखा कि एक एक जो मेयर की सीटें थी वहां पर, और यहाँ तक कि जो सभासद की सीटें थी वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि कर्नाटक में भी गए थे, स्टार प्रचारक हैं हमारे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, कई बार सांसद रहे, उसके बाद में भी किसी भी चुनाव में जाने में उन्होंने अपने आप को छोटा नहीं समझा कि हम यहाँ पे चुनाव प्रचार में क्यों जाएंगे, छोटा चुनाव है बड़ा चुनाव। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी भी किसी चुनाव को छोटा नहीं समझती।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मेहनत, साथ ही साथ हमारे पार्टी के वो चाहे वार्ड स्तर के हों या पन्ना प्रमुख हों या मंडल अध्यक्ष हों, तो छोटे से लेके बड़े तक कार्यकर्ता और यहाँ तक कि विधायक मंत्री भी जो थे, एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने घर घर गांव गांव संपर्क किया। उन्हीं सबकी मेहनत का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के नगर निकाय के चुनावों में एक प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत आज देखने को मिली है। और साथ ही साथ जनता ने हमारे कार्यों पर भी भरोसा जताया है और कार्यों पर मोहर लगाई। एक बार चर्चा हो रही थी आपसे ही कि आपके ही इसी चैनल पे कि जब आपने पूछा था कि भाई चुनाव के जस्ट पहले ये मुद्दे कहाँ से आते हैं, तब हमने एक चीज कही थी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये चाहे कि हमारी कंपनी का डायरेक्टर तो ईमानदार हो, लेकिन जो कैशियर है वो हमारी तनख्वाह में से 50,000 में से 10,000 काट के 40,000 हमको दे, ऐसा कोई नहीं चाहे। ठीक बात। इसलिए सारी चीजों पे चर्चा होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया, चाहे भ्रष्टाचार पे जो काम किया, उसका भी कहीं ना कहीं लाभ। और ये चुनाव पूरे प्रदेश के चुनाव है, केवल लखनऊ के चुनाव नहीं है, तो पूरे प्रदेश के चुनाव है। पूरे प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, उसकी सोच का परिणाम जरूर इस चुनाव के परिणाम के रूप में शामिल होगा। तो पार्टी ने जो काम किया उस पर जनता ने मोहर लगाई है, इसलिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जितने भी प्रत्याशी जीते उनको सबको बहुत बहुत बधाई। ठीक है जयंत साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जाहिर सी बात है कि सफलता तो सत्य यही कि सफलता आपको मिली है वास्तव में। इस बीच रजा रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ़ी के साथ मैं उनका भी परिचय करा दूं। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। रजा भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मैं सीधे अब नईम साहब के पास जाऊंगा। नईम साहब, चूंकि अब जयंत साहब जीते हुए हैं तो उनकी सारी बातें अब जाहिर सी बात है भाई स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अब हम चाहे लॉ एंड ऑर्डर पर लड़ें, चाहे दंगे की बात करें, लेकिन अल्टीमेटली वो जीते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से वॉकओवर दे दिया था, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर उनका फोकस नहीं था और बीजेपी की जीत की वजह। दो फोकस्ड सवाल आपसे हैं। देखिए, मैं सर्वप्रथम जितने भी निकाय चुनाव के चाहे पार्षद हों या मेयर हों, सभी को बहुत सम्मान के साथ उन्हें बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जनता ने आपको चुना है, आप और अच्छे ढंग से, अच्छी ऊर्जा से काम करें। ये अलग बात है कि किस पार्टी को नहीं मिला, किस पार्टी को मिला। और बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि जयंत साहब ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के विजय को एक शिष्टाचार के नाते मुझे बधाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान साहब, आप जैसे अनुभवी और मंझे हुए, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मंझे हुए पत्रकार से ये 2-3 बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अपने जो प्रारंभिक वक्तव्य होता है उसमें 2-3 बात बहुत महत्वपूर्ण कही। एक, कि आज का युवा पीढ़ी ये भूल गया होगा कि इस 3 से 3.5 दशक में कौन कौन लोग उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे, कांग्रेस नहीं रही है। युवा पीढ़ी ये भी भूल गया होगा कि इन 3 दशक के आसपास निकायों पर भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ता रही। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है नगर निगम या पंचायत राज, ग्राम प्रधान से लेके सब। जनता को सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि वो साफ़ सफाई चाहता है, पेयजल चाहता है, जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जितने स्वास्थ्य केंद्र थे उत्तर प्रदेश के सब समाप्त हो गए। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जनता भी जानती है कि सब मच्छर से परेशान है, गंदगी से परेशान है। जबकि आज लाखों करोड़ रुपए के तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनें खरीदी जा चुकी हैं सरकार द्वारा, सरकारी धन से ही खरीदी जाती हैं, जनता के पैसे से खरीदी जाती। फिर भी हम मच्छर जैसी चीज़ पे क्यों नहीं काबू पाते? क्यों? कि ये राजनीति के फोकस का, राजनीति के जो मुख्य एजेंडे का है, वो धुरी बदल गई है 3-3.5 दशक में उत्तर प्रदेश में। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जिन बातों पर चुनाव हो रहा है वो नॉन रेलिवेंट है। चौहान साहब, मैं ये निवेदित करना चाहता हूँ, लोग परवाह नहीं करते। जहाँ तक कांग्रेस के इस चुनाव में सफलता न पाने का, मैं स्वीकारता हूँ। हमारी कमियां हैं, हमारी गलतियां हैं, हमारे संगठन की कमियां, हम इसकी भरपूर समीक्षा करेंगे। आपके कर्नाटक चुनाव का बधाई देने का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ हमने बड़ी तन्मयता से, बहुत गंभीरता से, और जनता में जब राहुल गांधी जी यात्रा लेकर के निकले थे तो लाखों लाख लोगों से मिले।
वो जो उन्होंने आउटपुट निकाला उस पर बात की और हमारी ये 5 गारंटियां बनी, जिसको हम पहली बैठक में कैबिनेट की लागू भी करेंगे। और बिल्कुल हमने उन बातों को, तीसरी बात आपने ये भी बड़ी महत्वपूर्ण कही थी कि कर्नाटक में कांग्रेस ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, मुद्दों पर राजनीति की। ये बिल्कुल सर्वविदित है, देश ने देखा है कि मुद्दों पर राजनीति कांग्रेस ने की और जीत के दिखाया, और गैर मुद्दों पर, भावनात्मक मुद्दों पर, ध्रुवीकरण पर भाजपा ने की और बुरी तरह से हारा। मैं अगर ये शब्द जोड़ूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बजरंग बली जी ने ही निपटा दिया इनको। बिल्कुल मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। महेश राठी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत, बहुत धन्यवाद। मैं अरुण चंदेल के पास जाऊंगा। अरुण जी, आप आम आदमी पार्टी, मैं आ रहा हूं, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले जरा सबको शामिल कर लूं। जैन साहब, मैं थोड़ा सा शामिल करना चाहता हूं। अरुण भाई, बड़ी उम्मीदें थी, चूंकि आप लोग, आपकी पार्टी का जन्म ही नगर निगम की राजनीति से हुआ है। 2004-05 में मैंने अरविंद केजरीवाल का एक इंटरव्यू किया था, तब वो गाजियाबाद की एक कॉलोनी में कूड़ा उठाने को लेकर एक आंदोलन चला रहे थे, और उस वक्त उनको ताज़ा मैक्सेसे इन्हीं तरीके के कामों में मिला हुआ था। वो कह रहे थे कि भाई अगर कोई कूड़ा नहीं उठाए तो उसको तुम टैक्स देना खुद ही बंद कर दो, असहयोग करो। इस तरह के आंदोलन शुरू कर रहे थे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, बहुत सारे कूड़े के ढेर हैं यहाँ। दिल्ली के 2-3-4 कूड़े के ढेर ऊंचे करके आपको वहाँ सत्ता मिल गई। यहाँ लखनऊ में बहुत ऊंचे कूड़े के ढेर हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कूड़े की वो दुर्गति है, कुछ कहने को नहीं। यहाँ वो ढेर ऊंचे नहीं कर पाए आप। अरुण जी। दुर्गेश जी, पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने आम आदमी पार्टी को अपने चैनल बुलाया और बात रखने का मौका दिया। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कांग्रेस को, जो कर्नाटक में उन्होंने अपनी सरकार बना रहे हैं, और मैं भाजपा को भी दूंगा जो उन्होंने नगर निकाय चुनाव में अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन करा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर एक बात बहुत बड़ी बात हम आपको कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपनी यहाँ पर एंट्री कर दी नगर निकाय चुनाव से। हम भी मतलब अपनी पहचान बना चुके हैं। कम से कम 7 हमारे चेयरमैन, 4 अध्यक्ष पद के अभी हमारे निकल गए हैं, जिसमें एक समर्थित भी है। और हमने कानपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, झांसी, मथुरा और ये आपका अमेठी, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, ऐसे अनेक जगह पे हमारे पार्षद सभासद भी जीत के आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है हम कहीं पहचान नहीं। और कूड़े की बात रही है तो हमने एक अभियान चलाया था, सेल्फी अभियान। कूड़े में सेल्फी खींचो और बाबा को भेजो कि देखो क्या है उत्तर प्रदेश की हालत। तो हमने कूड़ा अभियान भी चलाया, तिरंगा अभियान चलाया। फिर हम लोगों ने जाके जगह जगह नदियों में, हम लोगों ने लखनऊ में भी सफाई करी और गली गली में सफाई करी। और झाड़ू का उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार हटाओ, कूड़ा हटाओ। और वैसे तो हमारा नारा ये रहा हमेशा, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। खैर काफी साथ भी चला। हमारे देखिए मुस्लिम भाई भी कई जीते हैं, अन्य लोग भी जीते और हैं। पंजाब में भी आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लोकसभा में भी आपकी एंट्री हुई, उसके लिए भी आपको, आपके नेताओं को बहुत शुभकामनाएं हमारी। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, मैं एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो और जो मेहमान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब सीधे वरिष्ठ पत्रकार नवेद सिको के पास चलेंगे। नवेद भाई, हम लोग चर्चा लगातार कर रहे थे कि मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहा, मुद्दों पे वोट कैसे पड़ेंगे, मुद्दे नहीं कोई उठा रहा, लेकिन यूपी में बाबा। अनम्यूट करिए नवेद भाई। दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी मधुर वाणी को सुन नहीं पा रहे हैं। नवेद सिको जी। की चमक कुछ कम हुई है और उत्तर प्रदेश के नतीजे बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का जो कद था वो और भी बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, अजय हो गए हैं। उनकी विजय का रथ थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे एक बड़ी व्यक्तिगत बात पे कहना चाहता हूं। एक जमाना था जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और लगातार जीतते ही जाते थे। मोदी का मतलब जीत, हर साल जीत जाते थे। तो गुजरात की जनता के मन में सबसे पहले आया होगा कि अब इनको प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होना चाहिए। उसके बाद पूरा देश ये कहने लगा। मोदी जी से बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, लेकिन गुजरात के लोग ज्यादा प्यार करते होंगे क्योंकि जमीन का, अपने राज्य का, अपने स्टेट की बात ही दूसरी होती है। तो आज की विजय, जहां पर एक तरफा विजय हुई और लगातार जीत हो रही है उत्तर प्रदेश में, योगी के चेहरे के ऊपर, योगी जी का चेहरा इतना ज्यादा करिश्माई हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश के लोग भी
शायद ये सोचने लगे कि योगी जी का कद मुख्यमंत्री के जो आसमान होता है उससे भी बड़ा होता चला जा रहा है। क्या कह रहे हैं आप नवेद भाई, क्या कह रहे हैं? भाजपा के बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे, दिल्ली में बैठे लोग। अब देखिए, बुरा माने, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और हमारे जैसे करोड़ों लोग ये सोचते हैं और गर्व होता है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो सरकार है उसकी सरपरस्ती जो कर रहा है, हम उसकी विजय और उसके ऊपर जो जनता का विश्वास है, जब इसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो लगने लगता है कि कद और बड़ा हो गया है। और इत्तेफाक की बात है, कर्नाटक के नतीजों के बाद को ये और ज्यादा लगने लगा कि कुछ ना कुछ और तरक्की का कदम आगे बढ़ना चाहिए। और शायद ये देश भी सोच रहा हो, शायद प्रदेश तो सोचेगा ही। मैंने फिर कहा, गुजरात की जनता ज्यादा नरेंद्र मोदी जी का नाम सुनकर खुश होती है, क्योंकि वो उनके स्टेट के नेता थे लंबे समय। हमें इस बात की खुशी होती है, हमें मतलब उत्तर प्रदेश की जनता को, कि हमारा मुख्यमंत्री का कद वाकई बहुत बड़ा हो गया है और उसका जो विजय रथ है उसको कोई रोक ही नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम भी कल्पना कर सकते हैं, हम भी सपने देख सकते हैं, और वो सपने जो कहीं ना कहीं शायद सार्थक हो सकते हैं, जो प्रैक्टिकल है, जिससे जुड़े हुए तथ्य हैं, तर्क हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ इस मायने में तो कर ही सकते हैं कि वो बहुत मेहनती मुख्यमंत्री हैं। जहां नेता अखिलेश यादव, उस पार्टी के नेता जिसको जमीनी पार्टी कहा जाता था, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने जितनी जनसभाएं की उसकी 20% भी जनसभाएं नहीं की। योगी सोच सकते थे कि हमारा तो उत्तर प्रदेश में वर्चस्व है, हम तो तब भी जीतते थे निकाय चुनाव जब हमारा कुछ भी नहीं था भाजपा का, यहां पर हम तो जीत ही जाएंगे, क्या करें, एक छोटे चुनाव में हर जगह सभा क्यों करें। ये जो जज्बा मेहनत का है, जनता से कनेक्शन का है, ये मुझे लगता है कि जीत का फार्मूला है। और जो एक भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उससे भी 4 कदम आगे आज योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, और वही नतीजा है। मैं मानता हूं, मैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की कई कमियों को भी गिनवाता हूं, इस बात में कोई शक नहीं है। एक पत्रकार होने के नाते मैं आलोचक भी हूं और होना भी चाहिए, लेकिन उनकी मेहनत का जो जज्बा है, जिससे जनता का विश्वास जुड़ता है, जिससे विपक्ष को सीखना चाहिए, वो विपक्षी दल जो बिल्कुल हाशिए पर आके खड़े हो गए हैं, वो विपक्षी दल जिनको उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका का जिम्मा दिया, उन निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश जो एक मतलब जो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, वो चुनाव प्रचार ही नहीं किया। मायावती जी गायब हो गई, प्रियंका जी नजर नहीं आई, अखिलेश यादव जी ने दाल में नमक के बराबर जनसभाएं की, टिकट आखिरी दम तक नहीं बांट पाए, झगड़ा फसाद। तो कहने का यह मतलब है कि मेहनत रंग लाती। नवेद भाई, एक विश्वास, नवेद भाई, मैं जरा नईम साहब से एक छोटा सा रिएक्शन ले लूंगा। ये उंगली उठा रहे हैं, प्रियंका जी की बात थोड़ा सा चुभ रही होगी इनको। नईम साहब। चुभना नहीं, बस वजाहत करना चाहता हूँ, स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी जी कर्नाटक के चुनाव में पूरी तरह से व्यस्त थी, जैसे हिमाचल में थी जीता, जैसे कर्नाटक में थी जीता। लेकिन आपने जो बात कही है कि जो इशारे में आपने कहा कि सपा मुख्य विपक्षी दल है, आपको ध्यान होगा नवेद जी, आप पत्रकार हैं बड़े, कि ये लाल टोपी कह के जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसके नाते इनकी सीटें बूम होके गई, हमारी नीचे आई और हम बहुत नीचे आ गए। वरना इनका कहीं कुछ नहीं था, कोई संघर्ष के नाम पे सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया था। और वो एक कंट्रोल्ड विपक्ष के नाम पर जब जहां जैसी जरूरत होती, अगर ये सच में विपक्ष की भूमिका निभाते, इनके इतने विधायक हैं, तो इनके नगर निगमों में आदमी चुने जाते, इनके नगर निगमों में मेयर चुने जाते बड़ी संख्या में। जैसे कानपुर में अब तक का इतिहास रहा है कि कभी भी सपा का मेयर नहीं जीता, कानपुर में सपा का सांसद नहीं जीता, केवल और केवल कांग्रेस को निपटाने के लिए बीजेपी से तय करके अपने कैंडिडेचर को उठाना बढ़ाना, कांग्रेस निपट जाए, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है कि लोकसभा में कैसे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा सके, वरना इनकी फाइलें रखी हुई हैं। नईम साहब, बड़ा गंभीर आरोप है। अब चूंकि चंचल यादव आज आए नहीं है, वो ऐसे बहुत वो आरोप लगाते हैं। स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं, और मुलायम सिंह यादव जी से लेके आज तक सपा ने भाजपा को बल दिया। मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया था, लेकिन आज वो चूंकि लग रहा शौक में है, ज्यादा झटका लग गया है, इसलिए वो आए नहीं। मैं रजा साहब के पास जाऊंगा। रजा साहब, इस पूरी भारतीय जनता पार्टी की जीत में मुसलमानों की कोई भूमिका आप देखते हैं क्या? एक बड़ा अजब सा सवाल है।
नहीं, क्यों नहीं देखते हैं मुसलमानों का? आप देख लिए कि अलीगढ़ और मेरठ जो दो नगर निगम थी, ये दोनों बीएसपी के पास थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सोशल इंजीनियरिंग की और आप समझिए अलीगढ़ के अंदर 19 मुसलमान पार्षद को खड़ा किया उन्होंने। और यही हाल जो है आकर के जो है मेरठ के अंदर, मेरठ में उन्होंने 20 जो है मुस्लिम पार्षद को खड़ा किया। तो ये अच्छा, वहां कभी जीते नहीं वो। जो 347 टिकट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों को, उसमें कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है उसमें कई मुसलमान पार्षद, कई मुसलमान अध्यक्ष जीत के आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी की थी वो कामयाब हुई है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट बांटने में भूपेंद्र चौधरी जी का, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह का, वो तय करके सेंट्रल कमेटी ने, केंद्रीय नेतृत्व तय किया और मुख्यमंत्री जी ने उसको अपनाया और अपना करके पूरे प्रदेश के अंदर धुआंधार जो है प्रचार करके उन्होंने बताया कि जो है अच्छा, कोई आदमी लोकप्रिय कैसे बनता है? ये एक सवाल भी है कि लोकप्रिय कैसे बनता है। कोई आदमी लोकप्रिय जब बनता है जब उसकी बातों में सच्चाई होती है, जब उसके विचारों में सच्चाई होती है, जब वो कर्मठ होता है, जब वो जो काम कहता है वो करता है, और जब उसकी कार्यशैली में कोई जो है विरोधाभास ना हो, तब वो लोकप्रिय बनता है। अब वो लोकप्रियता का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद मैंने स्वयं देखा है, विधानसभा के अंदर बैठ के कवरेज करते टाइम मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, और वो बयान अगर विधानसभा में दिया गया है तो वो विधानसभा में दिया हुआ बयान जो है वो रिकॉर्ड होता है, वो एक दस्तावेज हो जाता है। चाहे आप 20 साल बाद देखिए, चाहे 30 साल बाद देखिए, उसको निकाल के आप देख सकते हैं कि इस तारीख को इस सेशन के अंदर क्या कहा था मुख्यमंत्री ने, क्या कहा था विपक्ष के नेता ने, क्या कहा था अन्य नेताओं ने। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि साहब, जिनकी आबादी 20% है हमारे प्रदेश के अंदर, हम सरकारी योजनाओं में कम से कम उनको 30 और 35% जो है हम उनको सरकारी योजनाओं में उनकी भागता कर रहे हैं। और मैंने दिया है उनको, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जो भी योजना सरकार की रही है। तो ये जो कार्यशैली रही है, यहाँ कहीं विरोधाभास नहीं हुआ कि साहब वो मुसलमान है, उनको प्रधानमंत्री आवास में वो नहीं मिल पाएगी, या उज्ज्वला योजना में इनको सिलेंडर नहीं मिलेगा। ये पूरे प्रदेश में कहीं किसी से, आप भी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको भी पूरे प्रदेश में कहीं ये सूचना नहीं मिली होगी कि साहब 2 आंखें देखी गई, मुसलमान को दिया गया और नहीं दिया गया, और हिंदू को दे दिया गया। कहीं कोई मरमरिंग मुसलमानों की तरफ से नहीं आई। तो ये एक आदमी की लोकप्रियता की, जो आप कथनी और करनी से आगे बढ़ के जो काम करता है। मैं बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल से, आपको और के न्यूज को, कि आज दिन भर आपने बड़ी जो है ईमानदारी से जो है चैनल पे दिखाया, कोई पक्षपात नहीं लगा, कोई पारदर्शिता के साथ आपके चैनल दिखाया। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया रजा भाई नैन साहब, बहुत शुक्रिया। आप सबकी वजह से हम ऐसा कर पाते हैं हम लोग। ऐसा था क्योंकि कर्नाटक का भी चुनाव था, स्थानीय निकाय का भी चुनाव था, और बाई इलेक्शन के भी रिजल्ट आने थे, तो बहुत परेशानी था, लेकिन उसमें निकाल करके लाना। और जितने प्रत्याशी जीते हैं मैं उनको बधाई दे रहा हूं, और साथ साथ जो हारे हुए प्रत्याशी हैं मैं उनको भी बधाई दे रहा हूं कि वो अपना दिल छोटा ना करें, वो मेहनत करें और अपने क्षेत्र में काम करें। हो सकता है ऊपर वाला 5 साल के बाद उनको कामयाब कर दे। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं महेश राठी जी के पास जाऊंगा। राठी जी, रजा भाई ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि भाई इस बार उन्होंने हाथ बढ़ाया है, और मुसलमान एक बार विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी अब देखने के लिए आंख तो कम से कम नज़र तो घुमा ली है। मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल जाके गले लग गए हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने देखा तो है, भरपूर नज़र से देखा है। और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि मुरादाबाद मेरठ जो 17 के 17 नगर निगम वो चले गए हैं। समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ कहती कि भाई मायावती और ओवैसी साहब, ये जो बी टीम के लिए खेलते हैं लोग, ये बहुत बड़ी वजह है। राठी साहब, राठी साहब अनम्यूट करिए, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। हमारी आवाज हाँ मिल रही, बोलिए राठी साहब, कृपया बोलिए। अभी पिछले हमारे साथी थे पत्रकार, उन्होंने जब कहा, आपने जो उनसे सवाल पूछा
कि मुसलमानों का भी योगदान है इस जीत के अंदर। मैं आपके इस सवाल की बजाय उसका जवाब देना चाहूंगा कि मुसलमानों का योगदान है इस जीत के अंदर, और वो किस तरह से है। आप मेरठ के वोट डिवीजन को और मुरादाबाद के वोट डिवीजन को समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश राज्य के अंदर मुसलमानों का योगदान क्या है। जहां पर समाजवादी पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव तक भारी तादाद में वोट मिलते रहे मुसलमानों के, आप देख सकते हैं कि मुरादाबाद के अंदर दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जहां भारी तादाद है मुसलमानों के वोटों की। इसके अलावा मेरठ के अंदर दूसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी है। और इसी तरीके से मैं समझ सकता हूं कि किस तरह का ये डिवीजन है। इस डिवीजन की वजह से एक मोहभंग हुआ है पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से। मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर एक मोहभंग हुआ है सपा के प्रति, और वो कहीं ना कहीं कुछ वोट छिटक करके दूसरी तरफ गया है। तो वोटों का ये डिवीजन काफी फायदेमंद रहा इस तरह से बीजेपी के लिए, और आप योगी जी के लिए कह लें। और रही मैं दूसरी एक और बात कहना चाहता हूं कि ये सिग्निफिकेंट देश के मामले में हो कि नहीं हो ये इलेक्शन का जो रिजल्ट है उत्तर प्रदेश का, मगर बीजेपी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है ये वाला जो रिजल्ट है उत्तर प्रदेश का। जिस तरह से देश के अंदर 3-4 राज्यों में यदि देखें तो अपने दम पर बीजेपी जीतती है, उसके अलावा तो या तो किसी तरह से दूसरी तरीके से सरकारें बनी हैं या कोई गठजोड़ है। और जो जीतने वाला राज्य है अपने दम पर उसमें उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में जब इस तरह की जीत होगी तो जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का रुतबा, उनका कद, उनका तमाम तरह का जो एक अपना स्टेचर है वो बढ़ेगा। और वो बढ़ेगा तो बीजेपी के अंदर स्वाभाविक है वो एक अल्टरनेटिव लीडर के रूप में उभर करके आएंगे, और जो मौजूदा नेतृत्व है उसके लिए समस्या होगी, उसके लिए सवाल होंगे। तो ये सिग्निफिकेंट ज्यादा जो है मैं समझता हूँ ये रिजल्ट बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा है सर। अब मैं नईम साहब के पास आऊँगा। राठी साहब ने बहुत महत्वपूर्ण एंगल दिया और पश्चिम की राजनीति को एक तरीके से उन्होंने बता दिया कि देखिए पश्चिम में खासतौर पर मेरठ और मुरादाबाद जो वहाँ अगर स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी को दूसरे नंबर पर होना चाहिए। ओवैसी की पार्टी पिछले 17 में भी एक जगह नंबर 2 पर रही थी, वो पिछले बार भी रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुरादाबाद में जहाँ उनका सांसद है समाजवादी पार्टी का, वो दूसरे नंबर पर रहे। तो अपने आप में ये बता रहा है कि डिवीजन हो रहा है। कर्नाटक में जहां देखने को मिला कि 92% मुसलमानों ने इंटैक्ट होकर कांग्रेस पार्टी को वोट किया और वहां प्रचंड जीत हो गई। ये उत्तर प्रदेश में ये जानते हुए भी कि कांग्रेस पार्टी का आधार नहीं है नगर निकाय चुनाव में, उसके बाद भी मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को भी एक विकल्प चुना और भारतीय जनता पार्टी को भी भले ही थोड़ा सही लेकिन एक विकल्प के तौर पर चुना। ये आप किस तरह देखते हैं नईम साहब? जी, बड़ा मौजू सवाल है। परिषद ये मानी जाती थी कि जो है वो सपा का गढ़ है आजम का, लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी की सना खान 12,000 से जीती हैं। आप सोच लीजिए कि अब वहाँ जो है मुसलमानों ने आजम खान को वोट नहीं दिया है। मैं आ रहा हूँ रजा साहब, मैं आऊंगा। नईम साहब से उत्तर ले लें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है कि उसका स्वाभाविक वोट बैंक था कभी एक जमाने में उत्तर प्रदेश में भी, और कर्नाटक में तो स्वाभाविक रूप से दिखा है दलित, मुस्लिम, ओबीसी सब पूरा एक बार दिख के वहाँ जीते हैं चुनाव अभी आज ही वो। नईम साहब देखिए, अव्वल तो मैं किसी जाति विभेद, धार्मिक विभेद पर यकीन नहीं रखता। फिर भी एक सेक्शन सोसाइटी का जोड़ा जाता है। कहा जाता है जब सपा को 30-35 सालों में मुसलमानों ने भरपूर वोट, बारंबार वोट, जितना उन्होंने साइकिल का पैडल मारा, मैं हर तकरीर में इस बात को कहता हूँ, उतनी फूल कमल के फूल में चमक बढ़ती गई। और जहाँ जहाँ अलग हो रहे हैं, जहाँ जहाँ उनको अब समझ में आने लगा है कि हमें केवल छला गया, हमें इस्तेमाल किया गया, उनका जो दूसरा वोट बैंक था जिसे MY कहते हैं वो तो भाजपा के साथ चला गया, ये केवल हमारी ही दुकानदारी पे अपना चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो अलग होने लगे। समय लगता है, कहीं जल्दी समझ में आया, कहीं देर में समझ में आया, कल को पूरा उत्तर प्रदेश समझेगा। और जितनी जल्दी वो समाज समझ जाएगा उतना नुकसान भाजपा को होगा। अगर उनके चंगुल में फंसा रहेगा, भाजपा कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। भाजपा उनकी बहुत उर्वरक शक्ति है समाजवादी के नाम पर, सपा के नाम पर, इसलिए समझना चाहिए। लोग समझने लगे हैं, समय लगता है। नौजवान पीढ़ी जो पढ़ लिख रही है वो समझ रही है, और तमाम उन बातों को जो छला हुआ था। मैं एक बात बस कह के इस बात को समाप्त कर दूंगा, वो बहुत बड़ा द्योतक है, बल्कि उसकी जोड़ने में और भी बातें हैं। सितंबर का महीना था, इसी कानपुर के फूलबाग मैदान में तब तक जनसभाएं होती थी। तब महंत अवैधनाथ जी भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा था 90 में कि हिंदू भाइयों,
मुलायम सिंह यादव से तुम नाराज मत हो, गालियां मत बको। दैनिक जागरण में तब आप भी थे चौहान साहब, आपके पास रिकॉर्ड होगा या मंगवा लीजिएगा। वो तो गाली बक बक के हिंदू समाज को एकत्र कर रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं। और उसके बाद पार्लियामेंट में इनको शुभकामनाएं देना मोदी जी को, और इतना बड़ा सम्मान मिलना और कान में मंच पर कहना, ये क्या उस वोटर को लगा नहीं होगा? जिस वोटर का जिक्र कर रहे हैं आप, वो वोटर अब समझने लगा, इनसे धीरे धीरे दूर होने लगा है। लोकसभा में तो इनके साथ बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं जैन साहब से एक छोटा सा रिएक्शन 10 सेकंड का, फिर मैं रजा भाई के पास जाऊंगा। जैन साहब, केसी जैन साहब, आवाज मिल रही है हमारी? हाँ बोलिए बोलिए, 10 सेकंड का रिएक्शन जैन साहब प्लीज। जी जी, देखिए दो तीन बातें आई। एक तो पहले ही चरण में जो आपने पहला रिएक्शन लिया, उसमें ही नईम साहब ने कहा कि भाई जाति धर्म और हनुमान जी ने ठिकाने लगा दिया। अरे मुद्दा लेकर के कौन आया? और हमें बिल्कुल 1% अफसोस नहीं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर हमने आपके हिंदुत्व के कुठाराघात पर प्रतिवार किया कि अगर आप कहते हैं हम बजरंग दल पे जो है बैन लगाएंगे और उस पर अगर भारतीय जनता पार्टी प्रक्रिया देती है तो और उसके बाद में परिणाम कुछ भी आए, तो असली प्रतिक्रिया तो जनता ने दी जैन साहब। जीते ना जीते, हारे जीते, सबसे बड़ी प्रतिक्रिया तो जनता ने दी। पसंद नहीं किया आपको, हमको पसंद किया। जनता ने प्रक्रिया उसकी नहीं दी है, जनता उसी ने की दी है। आपने तो जो बताइए प्रलोभन किसको दिया है? किसको दिया है? आपने 40% कमीशन भ्रष्टाचार को दिया है। आप बता दीजिए किसको दिया है, स्वीकारिए तो कुछ। हर एक चीज का लालच दिया है, चाहे वो उसको लालच नहीं कह सकते। जनता का पैसा जनता की सेवा में समर्पित करने का वचनबद्धता दोहराई हमने। उसको 7,000 रुपए महीना देंगे, तो ये बजट कहां से आएगा? ये पैसा भाई जैन साहब उत्तर प्रदेश में आइए, कर्नाटक में मत जाइए प्लीज। बजट पे जब बात करेंगे कर लेंगे। जनता ने हमारा पक्ष लिया है। वो नहीं है, आज विषय वो नहीं है। आप कहते हैं समाजवादी पार्टी को बी पार्टी है, समाजवादी पार्टी आपको कहती बी पार्टी है, तो पहले हमको तो कही नहीं सकती समाजवादी पार्टी, वो एक लोकल पार्टी है। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम और आप। चुनाव भी लड़ते हो पूर्ण बहुमत की समाजवादी। अच्छा, दोनों लोग राष्ट्रीय, जैन साहब आप दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लोग क्षेत्रीय पार्टियों को निपटा रहे हैं। देखिए वहां जेडीएस को कांग्रेस ने निपटा दिया और ये यहाँ निपटा रहे हैं। दुर्गेश जी 2017 में यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक होकर के चुनाव भी लड़ती है। वो हमारी गलती थी। हमारे जैसे कार्यकर्ता विरोध करते थे। गुलाम नबी आजाद साहब इंचार्ज थे, मैं लखनऊ में नाराज होकर बैठ गया उनके साथ। फिर पानी पी के दोनों पार्टियां गाली देती है दूसरे को। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं रजा साहब के पास आता हूं। रजा रिजवी साहब, आप बता रहे थे किस तरीके तो से आप मायावती के साथ थे, आपने क्या क्या नहीं किया? नहीं साहब, मैं रजा साहब के पास जाऊंगा। रजा रिजवी साहब, स्वागत है रजा साहब। क्या किया ये देखिए, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। आप अरे जैन साहब जरा आज बढ़िया बात कर लीजिए। आप यूपी जीते हैं, वो कर्नाटक जीते हैं, मिठाई खाइए, गले मिलिए यार। नैन साहब क्या बात कर रहे हैं? जैन साहब गले मिलिए, यही भारत की खूबसूरती है। हुए 10 सेकंड की जगह आप 50 सेकंड ले गए। रजा साहब बोलिए साहब, ये मुद्दा कहां से ले आए? ये हनुमान जी ने नहीं रेफरेंस आ रहा, चूंकि आज दोनों आ गए, आज नतीजे आए हैं। हनुमान जी के नाम पर आप तिलमिला क्यों गए? आज नतीजे आए हैं तो अब जाहिर सी बात है, मुद्दे तो घाल मिल तो होगा ही। आप ही का उठाया हुआ था, तेरा तुझको अर्पण। रजा रिजवी साहब आप आजम खान की बात कर रहे थे, उसे कंप्लीट करिए, फिर मैं जाऊंगा नावेद भाई के पास। बोलिए। जी मैं ये कह रहा था कि जो मुस्लिम वोटों पर जिनको बहुत बड़ा नाज था जिस पार्टी को, तो जाहिर सी बात है कि उनके वोट छटक रहे हैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से। चाहे उनको रोक नहीं पा रहे हैं, चाहे उनकी जो है जो उनके नियम है, जो इनके दिए हुए जो है वो है समय में जो है उनके विचार हैं, उस विचार से शायद मुसलमान छटक रहा होगा। अब आप देखिए कि रामपुर के अंदर और रामपुर नगर पालिका परिषद के अंदर सपा का न जीतना, आम आदमी पार्टी का वहां खाता खुलना, सना खान का जीतना और 12,000 वोट से जीतना, ये इस बात का परिचायक है कि वहां से मुसलमान जो है वो अब समाजवादी पार्टी यानी आजम खां को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर चुका है। ठीक बात है। अब आजम खां को ये हिदायत दी जाती है हमारी तरफ से भी कि भैया वो कुरान शरीफ की तिलावत करें, नमाज पढ़ें, उनकी उम्र हो गई है, वो इबादत करें। अब योगी जी वाली सलाह दे रहे हैं। योगी जी करें, अगर बुजुर्ग होंगे वो आराम करें, वो भगवान का ध्यान करें, वो योगी जी भी सलाह दे चुके हैं। तो मुझे लगता है वही वाली घुमा फिरा सलाह भी दे रहे हैं। नहीं, जब बुजुर्ग आदमी होता है तो यही करता है चौहान जी।
और करना भी और चाहिए। देखिए इबादत करें, दुआ मांगें। नईम साहब ने 80 साल के नेता को अध्यक्ष बना दिया, वहां देखिए कर्नाटक जीते बैठे हुए हैं। हम तो सम्मान करते हैं बुजुर्गों का, हम आडवाणी और जोशी जी की तरह 80 साल के नेता, और उसने जीत के दिखाया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का होम स्टेट हिमाचल हारे, कर्नाटक हारे। नईम साहब, मैं महेश राठी साहब के पास जाऊंगा। महेश राठी साहब, एक अजीब स्थिति रजा साहब बता रहे हैं कि भाई वहां आजम खां के गढ़, एक तरीके से नईम साहब इस बात को कह रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं इस बात की। आपने भी ये बात कही कि जो पश्चिम, आपने मुरादाबाद और मेरठ का जिक्र किया कि वहाँ किस तरीके से दूसरे नंबर पर AIM है और कांग्रेस पार्टी है, डिवीजन हुआ वोटों का। तो क्या आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लिए किस तरह का संकेत और संदेश है राठी साहब? ये देखिए, जहां तक रामपुर की बात है, ये असल में जो माइनॉरिटी वोट्स का जो छिटकाव है जो समाजवादी पार्टी से, उसका सेंटर तो रामपुर ही है। लोगों का मानना, इनका कहना है कि मुस्लिम ये समझें कि कम्युनिटी के अंदर कि आजम खान साहब के लिए जिस तरह की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी नहीं लड़ी, उस तरह से सड़कों पर नहीं आई समाजवादी पार्टी। यही एक है। और पिछले असेंबली इलेक्शन के बाद जो मुद्दों के आधार पर समाजवादी पार्टी को लड़ाई लड़नी चाहिए थी, मैदान में आना चाहिए था, मुख्य विपक्ष है और ताकतवर दल है, उस तरीके से यदि उन्होंने काम किया होता तो शायद इस तरह का ये नहीं होता छिटकाव जो है, और ये आने वाले समय में बढ़ेगा। और मैं कहता हूं कि ये माइनॉरिटी के अंदर एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है समाजवादी पार्टी को लेकर के। और दूसरा सब जो है, ये हो सकता है वेस्टर्न यूपी के अंदर आरएलडी और एसपी के साथ आने से कुछ विश्वास कायम हो, क्योंकि जयंत चौधरी काफी मेहनत कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी के अंदर और काफी घूम भी रहे हैं, लोगों के बीच में रह भी रहे हैं, उससे शायद कुछ कंपनसेट कर पाए। मगर ये छिटकाव तो है, ये जाहिर है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है वोटों के डिवीजन के अंदर। राठी साहब, फिर ये किस तरफ देख रहे हैं लोग? जैसे एक बीजेपी तो कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ देख रहे हैं, वो पसमानदा मुसलमान और तमाम चीजें वो कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में स्वाभाविक रूप से किस तरफ देखेंगे, या पूर्व क्या इतिहास इनका रहा है? नहीं, ये कोशिश है बीजेपी की पासमानदा मुसलमान को लेकर के कुछ एक डिवीजन करने की मुस्लिम्स के अंदर, तो माइनॉरिटी के अंदर, मगर इतना आसान नहीं जितना वो समझते हैं कि हो पाएगा। सब उनके अपने इश्यूज हैं, आप दे क्या रहे हैं उनको? आप ये देखिए, मैं जितने जो अपने सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स करते हैं उन पार्टियों की कहता हूं, और उसके अलावा बीजेपी की भी कहता हूं, जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स आते हैं उनके ऊपर काम होना चाहिए, उनके बीच में, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके दूसरे कामों के लिए कौन स्टेट है उसको खर्च कर रहा है पूरा? आधा भी कोई नहीं करता है तमाम तरह की। यदि ये ईमानदारी कोई दल दिखाए इस तरह की। अब रजा साहब तो बता रहे थे कि योगी जी कह रहे 20% वालों को हम 30-35% दे रहे हैं। अभी रजा साहब इसी डिबेट में कह रहे थे 20% वालों को। वो रजा साहब ने कहा ना कि योगी जी ने विधानसभा में कहा कि जो 20% हैं यानी कि मुसलमान, उनके लिए हम 30-35% हिस्सेदारी दे रहे हैं विकास योजनाओं में। देखिए, दावा तो सभी लोग करते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पिछली सरकारें भी ये दावा करती रही कि हम तो सबसे बड़े खैरख्वाह हैं मुसलमानों के, और उससे पहले पिछले आजादी के बाद से लगातार इस तरह के दावे होते रहे हैं। मगर मैं ईमानदारी से इस बात को कहता हूं कि जो आज चाहे रंगनाथ मिश्र कमेटी की रिपोर्ट है, राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, वो कहती है कि दलित से भी ज्यादा हालत खराब है इस देश के अंदर मुसलमानों की, तो उसमें सच्चाई है कुछ ना कुछ। उसी तरह से चौहान जी, जो भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान वोटर बढ़ रहे हैं, उसका एक कारण सुन लीजिए मुझसे, कैसे बढ़ रहे हैं बताइए। 2002 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन होता है दिल्ली में, जो आरएसएस के विचारों से मिलता हुआ है। अब आप समझिए 20 साल से ऊपर वो नहीं हो मिलता गया है, आनुषंगिक संगठन है वो। हाँ, अनुसूचित संगठन ही मान लीजिए, उनका विचार मान लीजिए है ही, इंद्रेश जी उसके मुखिया हैं, हार्डकोर तो आप समझिए मुस्लिम मुसलमानों के बीच में वो काम कर रहे हैं। 8, 9, 10, 11 जून को मध्य प्रदेश के भोपाल में उनका अभ्यास वर्क होने जा रहा है। तो मुसलमानों के बीच में वो एक काम कर रहे हैं धीमे धीमे। ऐसा कोई संगठन और हो पार्टी का बताइए कि मुसलमानों के बीच में हर महीने कोई प्रोग्राम कर रहा हो, हर महीने मीटिंग कर रहा हो, हर महीने विचार दे रहा हो। आज लखनऊ के अंदर, कल जो है भोपाल में, परसों महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं प्रोग्राम ये चलते रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान जुड़ रहा है वो समझ से जुड़ रहा है, वो जबरदस्ती नहीं जुड़ रहा है कि आ जाओ। वो समझता है कि भाई हमारी बहबूदी, हमारी तरक्की किसमें है, हम मेन स्ट्रीम में रहें कि हम मेन स्ट्रीम से अलग हटके रहें। तो इसलिए मुसलमान भी वो चाहता है कि हमारी भी बहबूदी और तरक्की हो, हम तरक्की के लाइन पे आगे बढ़ें। ठीक बात है।
अब मैं फाइनल कमेंट के लिए नवेद सिको के पास जाऊंगा। नवेद भाई, मैं एक रजा साहब के इस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए, 10 सेकंड राठी साहब, सिर्फ 10 सेकंड। सवाल ये है कि मैं वेस्टर्न यूपी के मुजफ्फरनगर से आता हूँ। मेरे यहाँ पर दूसरी तरह का माहौल है। नीचे जमीन में मेरी कम्युनिटी में, मेरी जाति के अंदर यदि आप उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि मैंने कहा उनसे कि आप किसान हो, आपको दिया क्या इस सरकार ने, तो वो कहते हैं कि हमको मुसलमान की तो आवाज बंद कर दी है कम से कम। मुसलमान को तो वो पोलराइजेशन या तो वो ठीक है, वो सच है, या जो रजा साहब कह रहे हैं ये सच है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया रजा साहब की बात सुनकर के। इसमें अलग राठी साहब, इस पे किसी दिन अलग से बैठेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण विषय आप उठाया है, बड़ा महत्वपूर्ण बात करूंगा। मुसलमानों में कट्टरता खत्म करने की विषय है। बात। अब मैं माफी के साथ मैं फाइनल कमेंट के लिए नवेद भाई के पास जाता हूं। नवेद भाई, आपको मटेरियल भी मिल गया होगा फाइनल कमेंट के लिए। जी, अनम्यूट करिए नवेद भाई। नवेद सिको का ऑडियो ठीक किया जाए भाई। कोई भी हो वो राहत देने वाली होती है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो जीत हुई है उसमें एक नई किस्म की राहत मुझे दिखाई दे रही है भाजपा को। भाजपा ने एक चीज देखी थी विधानसभा चुनाव में और उससे उसको बड़ा खतरा था और बड़ा डर था। वो क्या थी? विधानसभा चुनाव में विपक्ष एकजुट नहीं था, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। वो कहते तुम बी टीम हो, तुम कह रहे थे वो तुम बी टीम हो, लेकिन भाजपा विरोधी वोट एकजुट था। भाजपा को जो लोग नहीं पसंद करते थे वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे कि भाई समाजवादी पार्टी इस वक्त मजबूत है, भले ही उससे वो खुश ना हो, लेकिन सपा को सब एक तरफा वोट दे रहे थे। वो इस चुनाव में लगा कि भाजपा विरोधी वोट अब बिखर गया है, वो एकजुट नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से धीरे धीरे खासतौर से मुस्लिम समाज और भाजपा विरोधी लोग जो समाजवादी पार्टी से, आपने देखा होगा आज की जो आज नतीजे आए उसमें कहीं पर बसपा लड़ रही है, किसी सीट पर कांग्रेस लड़ रही है। तो ये इससे ये लगता है कि ये सब बिखराव जो हो गया है ये भाजपा के लिए बहुत फायदेमंद हुआ और शायद यही सिलसिला लोकसभा में हो जहां पर उत्तर प्रदेश में भाजपा और भी मजबूत तरीके से नजर आ सकती है। बहुत शुक्रिया नवेद भाई, बहुत शुक्रिया। अरुण सिंह चंदेल जी, अतर नईम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महेश राठी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। केसी जैन साहब और रजा रिजवी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे सभी खास कार्यक्रमों को देखते हैं। सवाल यही है कि बहुत पते की बात कही नवेद सिको ने कि निकाय चुनाव में जो भाजपा विरोधी वोट था वो कई ध्रुवों में बंट गया और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का अंतर था वो इतना हो गया। ये विपक्ष के लिए उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव विपक्ष के लिए एक नसीहत है, एक क्लास है, तो कर्नाटक मुद्दों की राजनीति करने वाले दलों के लिए एक प्रयोगशाला। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का